के इस बेसिक प्रैक्टिकल कोर्स में आप सबका स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कोर्स को और इसको हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से। और हम पहले ये समझेंगे कि एक्चुअली लैंग्वेज होती क्या है। तो व्हाट इज़ लैंग्वेज, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स क्या है और कंप्यूटर्स एक्चुअली करते क्या है। तो कंप्यूटर्स का जैसा नाम है कंप्यूट, तो ये कंप्यूट करते हैं, ये कैलकुलेशंस करते हैं। सिर्फ ये जो आज हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, हम इंटरनेट चला रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ये बैकग्राउंड में सिर्फ कैलकुलेशंस हो रही हैं। ये अलग अलग तरीके के आउटपुट्स में हमको शो ज़रूर हो रहा है, पर ये बैकग्राउंड में सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहा है। और कैलकुलेशंस जो ये कर रहा है, ये बेसिकली सिर्फ कैलकुलेटर की तरह ही कर रहा है, जैसे सारे कैलकुलेटर करते हैं। तो लेकिन ये बहुत फास्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाई लेवल कैलकुलेशन के साथ हमको अलग अलग तरीके के आउटपुट्स दिखा सकते हैं डिसीजंस के साथ। तो ये कंप्यूटर्स होते हैं। तो हम अगर हिस्ट्री देखते हैं कंप्यूटर्स की, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं एबेकस नाम का कंप्यूटर है। ये हम सबसे पहले यूज़ करते थे, क्योंकि हमें जब हम बात कर रहे हैं आज से करीब 3000 साल पहले की, 1100 बिफोर क्राइस्ट की, एबेकस नाम का ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था। इसको सिर्फ हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते थे। कैलकुलेशन भी हम प्लस माइनस करने के लिए नहीं, सिर्फ हम गिनने के लिए यूज़ करते थे इसको, कि काउंटिंग्स किस तरीके से हो सकती हैं, कितनी काउंटिंग्स होती हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के तार थे और बताते थे कि वंस पे कितना है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, लैक्स, ऐसे इस तरीके से करके हम कैलकुलेशंस कर सकते थे। फिर जो एक 1600 में एक स्लाइड स्केल बनी, ये भी कैलकुलेशन कर सकती थी। तो ये देखिए, आप ये सब टूल्स हैं, मैकेनिकल टूल्स हैं, फिजिकल टूल्स हैं, जो मैकेनिकली ये बताते थे कि कैलकुलेशंस कर सकते थे। कैलकुलेटर्स टाइप के थे ये, मैकेनिकल कैलकुलेटर थे ये। इस तरीके से फिर बैबेज कंप्यूटर 1830s में सबसे पहले आया। और बैबेज कंप्यूटर जो आया, ये इस तरीके का था दोस्तों। ये देखिए, इसमें कितनी बड़ी मशीन है ये, और ये पूरी मैकेनिकल मशीन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है। और ये देखिए, इसमें अजीब सा दिख रहा है, बहुत पुराना है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये गोल गोल लगा हुआ है स्प्रिंग्स टाइप की, और ये पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली ये पूरा इतनी बड़ी मशीन सिर्फ इसलिए यूज़ होती थी ताकि कैलकुलेशन कर सके, प्लस कर सके, सिर्फ एडिशन प्लस कर सके। इसलिए इतनी बड़ी मशीन हमने बनाई थी। ये मैकेनिकल मशीन थी, इसको कैसे ऑपरेट कर सकते थे वो सब हमारे मतलब का नहीं है, पर ये पूरी इसका मतलब था सिर्फ कैलकुलेशन करना। ये प्लस माइनस कर सकती थी। ये देखिए, ये एक चीज़ है पंच कार्ड, इसको बोलते थे पंच कार्ड। ये पंच कार्ड देखिए ये एक पेपर टाइप का ही है, और इसमें कुछ छेद हैं। ये छेद जो हैं, ये देखिए लाइट को आर पार जाने दे रहे हैं, और इसकी मदद से कह सकते हैं हम कि ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ लॉजिक ऐसा डेवलप किया कि देखिए इस पंच कार्ड में जितने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये कि समझिए इस पंच कार्ड में ये वाला पंच कार्ड देखिए, इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो ये 54 हम इसको गिन सकते हैं, ये लिखा हुआ है 54। तो इस तरीके के ये पंच कार्ड्स में कुछ जो छेद होते थे, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते थे कि हाँ इसमें कितना लिखा हुआ। इसी तरीके से ये मशीन समझ जाती थी। जब हम इसमें पंच कार्ड डालते थे तो ये समझ जाती थी कि अच्छा ये इतने नंबर को कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा पंच कार्ड डालते थे तो दूसरा नंबर मिल जाता था उसको। वो अपना काम करने के बाद तीसरे पंच कार्ड पे उनका प्लस लिख देती थी, उतने छेद बना देती थी। तो इस तरीके से ये मशीनें काम करती थी। तो आप देख रहे हैं, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हमने बना ली थी। ये आज हमको लग रहा है कि ये क्या फालतू की चीज़ करी है, लेकिन उस टाइम पे जब हम सिर्फ दिमाग से कैलकुलेशन करते थे, उस समय कोई मशीन थी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर पा रही थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये ऑटोमेटिक काम जो हुआ था, ये उस समय एक इन्वेंशन था बहुत बड़ा। और उस समय जनगणना के लिए भी इसका यूज़ किया गया था। सेंसेक्स में पहली बार इसको यूज़ किया गया था, और इसकी मदद से पहली बार यूएस में जनगणना हुई थी, और 3 साल के अंदर जनगणना कंप्लीट कर ली गई थी। 3 साल, आज ज़्यादा लग रहा है कि 3 साल में जनगणना हुई, लेकिन उस समय मैनुअली जब होती थी तो बहुत समय लग जाता था। लेकिन 3 साल में इस कंप्यूटर्स की वजह से कैलकुलेशंस कर ली गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम की। उस देखिए, ये लेट बैबेज कंप्यूटर के बाद
ये जब इलेक्ट्रिकल टैबुलेटर्स आए, एनालॉग कंप्यूटर आया, आईनैक आया 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था इंडिया, तो उस समय ये कंप्यूटर्स आईनैक बना चुके थे अमेरिका वाले। तो उस समय देखिए ये कंट्रोल पैनल है यूनिवैक 1 कंप्यूटर का। बहुत सारे कंप्यूटर्स आए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उनको सब कुछ को जानना जरूरी नहीं है, पर हमको जो बेसिकली समझना है वो सिर्फ ये समझना है कि देखिए इसमें कितने सारे सर्किट हैं। और ये एक कीबोर्ड हमने डेवलप कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे पहला इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये कॉम्बिनेशन था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंप्यूटर्स का, जिसमें देखिए ये इलेक्ट्रिक एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, बहुत सारे सर्किट्स हैं, सारे तार, इस बोर्ड के पीछे बहुत सारे तार के कनेक्शन होंगे बड़े बड़े। और ये सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए, सिर्फ कि हम ये देख पाएँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये इतना बड़ा मशीनरी जो बनाई थी सिर्फ इसके लिए बनाई थी, कैलकुलेशंस के लिए। इसके बाद ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने। सर्किट्स में देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए इतने सारे तार के कनेक्शन बने। ये सर्किट्स ने बहुत सारे चीज़ों को छोटा कर दिया, जहाँ इनके पीछे बड़े बड़े तार यूज़ हो रहे थे एक के बाद एक, तो सर्किट्स आ गए तो सारी चीज़ें छोटी हो गई, कंप्यूटर्स बहुत छोटे हो गए। ये थी कंप्यूटर्स के किस तरीके से कंप्यूटर्स काम कर रहे थे। फिर जब हमने इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर पहली बार बनाया तो हमने इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बना लिया था, तो हम इसमें लिख सकते थे कि 2 और 4, तो पंच कार्ड की जगह हम डायरेक्टली 2 और 4 इसमें इंटर कर सकते थे, और वो हमको कैलकुलेशंस करके यहाँ पे ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, ये जो इसमें प्रिंट हो जाता था वो कि कितना आंसर आ रहा है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुछ बता देता था, हम उससे समझ जाते थे कि अच्छा इतनी कैलकुलेशन हो रही है। सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए इतना बड़ा कंप्यूटर डेवलप किया गया था। हम इसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेजेस की हिस्ट्री देख लेते हैं। ये देखिए हिस्ट्री अगर आप देखते हैं लैंग्वेजेस की, तो सबसे पहले जो हमने बेबेजेस का कंप्यूटर देखा था, उसमें जब बना था तो उसमें एक लैंग्वेज जो हम पंच कार्ड्स देख रहे थे, तो उनको यूज़ करने के लिए पहली बार कुछ लॉजिक डेवलप किया। जिनने डेवलप किया था वो एक थी अगस्ता एडा। इन्होंने सबसे पहले दुनिया की सबसे पहला कोड लिखा था एक लैंग्वेज में, कि जिस पे ये बेबेजेस का कंप्यूटर चल सकता था। तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस में, एडा अगस्ता का। इन्हीं के नाम पे एडा लैंग्वेज भी आगे बनी थी, जो पहली शायद पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी। तो इसी तरीके से ये लैंग्वेज का काम क्या था कि उस कंप्यूटर्स को हम बता सकते थे, मतलब वो जो मैकेनिकल मशीन थी वो एक तरीके से पंच कार्ड के थ्रू एक कुछ लॉजिक समझ पा रही थी कि करना क्या है उसको। तो ये जो मैकेनिकल मशीन और पंच कार्ड और को समझाने मशीन को समझाने के लिए जो पहली बार टेक्निक यूज़ की गई, इसको लैंग्वेज बोला गया है। तो ये बहुत ये फादर ऑफ कंप्यूटर बेबेज को इसलिए ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है पहली बार हम कह सकते हैं कि इंसान ने मशीन से बात करना सीखा था पहली बार। छोटा लग रहा है समझने में, पर ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान ने पहली बार मशीन से बात करना सीखा, किसी भी लैंग्वेज में हो, कुछ भी हो, पर मशीन ने समझ लिया है कि हम उसको क्या समझाना चाहते हैं। ये बड़ी बात थी। इस तरीके से फिर धीरे धीरे डेवलप होती गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस आई हैं। कोबोल लैंग्वेज आ गई, ये देखिए 1951 में। असेंबली लैंग्वेज सबसे पहले आई, जिसने कंप्यूटर्स की सारे चीज़ों के बारे में चीज़ों से इंटरेक्ट करना सीखा, जैसे कितने रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या वैल्यू है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो ये पहली बार ऐसी लैंग्वेज असेंबली बनी। इसके बाद फिर जब असेंबली बन गई तो फिर आगे डेवलप होती गई, ऑटो कोड आया, और हम कह सकते हैं कि कोबोल लैंग्वेज आई, ये बहुत फेमस लैंग्वेज थी। बेसिक लैंग्वेज फेमस लैंग्वेज थी। इसी तरीके से फिर ये फॉर्टन लैंग्वेज आई थी, ये भी बहुत फेमस लैंग्वेज थी। इसी तरीके से फिर 1972 में एक लैंग्वेज आई, सी लैंग्वेज ने मार्केट में धूम मचा दी थी, और इसके लॉजिक्स बहुत अच्छे थे। इसने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो बहुत ही यूज़फुल थे। जो ये लैंग्वेज सी बनाई गई, डेनिस रिची ने बनाई थी। ये देखिए डेनिस रिची का फ़ोटो देख लीजिए आप। तो ये कुछ उस समय की बहुत अच्छी लैंग्वेजेस थी, जो प्रोग्राम्स फिर उस समय हम बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते थे, लॉजिक्स डेवलप कर सकते थे। 1980s में
C++ आई, जब सी को एक्सटेंड किया गया, क्लासेस डाली गई उसमें, उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया। मैटलैब आई, एडा आई। ये एडा देखिए, एडा लैंग्वेज 1983 में आई थी। ये जो एडा की हम बात कर रहे थे, ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, पर ये 1983 में एडा लैंग्वेज भी आई थी। ऑब्जेक्टिव सी आई, और 1990s में इंटरनेट एज शुरू हुआ। इंटरनेट एज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट पहली बार हम लोगों ने कंप्यूटर से उठ के कनेक्टिविटी की, पहली बार दो कंप्यूटर आपस में बात कर सकते थे, डेटा शेयर कर सकते थे। तो इंटरनेट एज जब शुरू हुआ, देखिए 30 साल पुराना ही है हमारा इंटरनेट। आज दुनिया में हर व्यक्ति इंटरनेट से कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट है ही, पर सिर्फ 30 साल के अंदर इंटरनेट ने कितना बूम किया है। तो 1990s में जब इंटरनेट एज थी, उसी समय पाइथन लैंग्वेज आई। पाइथन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। सारी चीज़ें हो सकती थी, बहुत ही क्लियर प्रोग्रामिंग कर सकते थे हम, कम कोड में अच्छा कोड लिख सकते थे, डेवलपिंग बहुत सिंपल थी इसकी। आर प्रोग्रामिंग आई, जावा आई 1995 में, जावा पाइथन के बाद आई थी। PHP आई वेब डेवलपमेंट के लिए, रिबोल आई। इस तरीके से आगे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, जो ये कुछ आजकल के ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स में जो लैंग्वेज हैं 2000 में, एक्शन स्क्रिप्ट आई, सी हैश आई 2001 में। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कॉटलिन, जो अभी एंड्रॉयड के लिए डेवलपमेंट के लिए एक लैंग्वेज आई 2011 में, ये भी बहुत फेमस हो रही है। जूलिया आई लैंग्वेज, स्विफ्ट आई है। तो ये सारी लैंग्वेजेस अब आती जा रही हैं, क्योंकि हम अब हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो लैंग्वेजेस भी चेंज होती जा रही हैं, जो अलग अलग फंक्शंस लिख के अलग अलग टास्क परफॉर्म करती जा रहे हैं। तो इस तरीके से अपडेट हम होते जा रहे हैं। अब देखिए पावर शेल के बारे में हम देख लेते हैं। पावर शेल जो है एक लैंग्वेज, आज का ये जो कंप्यूटर है हमारा, हम स्टार्ट बटन में जाके विंडोज़ का देखिए पावर शेल है हमारे पास। हम पावर शेल को देख लेते हैं, ये क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर विंडोज़ बना के देता है हमको। ये सॉफ्टवेयर में देखिए, ये सॉफ्टवेयर जो है ये पूरा लिखा हुआ है एक तरीके से। ये इससे हम कंप्यूटर से जो कंप्यूटर कर सकता है वो सब हम इससे करवा सकते हैं कंप्यूटर से। देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं ये देखनी है हमें, तो ls नाम की एक कमांड है, हम इसमें डालेंगे, एंटर करेंगे, और ये जो पावर शेल है, ये देखिए इसने बता दिया कि इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। इस तरीके से हम बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम देख सकते हैं आगे अगर मैं पावर शेल के बारे में पढ़ना हो तो। लेकिन अभी हम पाइथन पे स्टिक करते हैं। ये देखिए एक हेलो वर्ल्ड के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है छोटी सी। अभी आपको ये समझना नहीं है कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, पर ये बेसिकली देखिए कुछ प्रिंट कर रहा है, प्रिंट लिख दिया मैंने तो कुछ प्रिंट हो रहा होगा, कुछ इनपुट लिख दिया मैंने तो कुछ कीबोर्ड से इनपुट ले रहा होगा। ऐसे करके कुछ लिख दिया मैंने तो इसमें कुछ परफॉर्म हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने पावर शेल में भी दिखाया था, तो पावर शेल में कुछ चल रहा था, इसी तरीके से मैंने इसमें लिख दिया है कि प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, तो उसने देखिए यहाँ प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसको इनपुट कर लो कुछ और उसको ए में डाल दो, तो यहाँ पे ये मांग रहा है कुछ, वेट कर रहा है कुछ मैं दूँ उसको। तो अगर मैंने जैसे दे देता हूँ एक प्रतिभाशाला नाम का एक कीवर्ड दे दिया मैंने उसको। इसके बाद मैं इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे CLS ये कुछ इसको, ये जो स्क्रीन है इसको क्लियर कर देगा, फिर इसको प्रिंट कर देगा जो ए में आया था, यानी प्रतिभाशाला को प्रिंट कर देगा क्लियर करने के बाद। मैं यहाँ इंटर करता हूँ, भाई देखिए इसने क्लियर करने के बाद ए में प्रतिभाशाला है तो इसको प्रिंट कर दिया है। अब ये फिर से इनपुट मांग रहा है, इनपुट कुछ मिलेगा लेकिन अब इसका कुछ होगा नहीं और ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा अपने आप। जैसे मैं इनपुट कुछ देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ओके लिख दिया मैंने। अब इसको इंटर करता हूँ मैं, ये देखिए अपना बंद हो गया। तो ये स्क्रिप्ट एक तरीके से रन हुई है, जो मैंने इसमें लिखा है वो रन हुई है। तो मतलब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को बता सकते हैं कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। मैंने इसी फाइल के अंदर अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि जैसे ये फाइल पे क्लिक हो तो सब कुछ डिलीट कर दो, कंप्यूटर में जितना भी हो सब कुछ डिलीट कर दो, कंप्यूटर को क्रैश कर दो, ख़राब कर दो, ऐसा कुछ कोड लिख दूँ मैं इसके अंदर। तो जैसे ही और मैं ये फाइल किसी को भेज दूँ और वो व्यक्ति इस फाइल पे डबल क्लिक जैसे ही करे तो ये हेलो वर्ल्ड की जगह क्या हो जाए, सब कुछ उसका डिलीट हो जाए, सब कुछ ख़राब हो गया। तो ऐसा प्रोग्राम्स को हम वायरस बोलते हैं।
तो ऐसे वायरसेस भी डेवलप किए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं जो कुछ करना हो हम ऑटोमेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, कि जैसे इस पर क्लिक करो तो वो विंडोज़ की सारी फंक्शनलिटी चेक कर ले, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको चेक करके उसको सुधार दे। ऐसा कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं हम, तो इसमें हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं कुछ भी बेसिकली। लेकिन अभी हम जो है इस कोर्स में ऐसे प्रोग्राम्स बनाना नहीं सीखेंगे, ये सब मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा था। हम लोग एक वेब इंटरफेस में आपको बताता हूँ, उस पर सारी प्रोग्रामिंग करेंगे हम। ये मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन GBD, ये ऑनलाइन GBD मैंने सर्च किया और ये वेबसाइट आ रही है। इस पे क्या है कि हम जैसे मैंने ये देखा था, हमने अभी देखा कि नोटपैड पे हम कोई प्रोग्राम लिखने के बाद उसको चला सकते हैं। तो ऑनलाइन GBD एक ऑनलाइन टूल है। इस ऑनलाइन टूल पे आप जाके ये देखिए एक ऑनलाइन टूल खुल गया है। इस टूल में क्या है कि इंस्टॉलेशन वगैरह की झंझट नहीं है आपको, कि कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करो फिर उसकी एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाइए, ये सब करना पड़ता है। तो सब और क्या है कि हमको सिर्फ समझना है, हमको ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सीखनी है, क्योंकि हम जो कंपनीज़ के टेस्ट देने वाले हैं वो कंपनीज ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेने वाली हैं। तो ऑनलाइन इंटरफेस समझना आना चाहिए, प्रोग्राम्स हमको अभी बहुत ज़्यादा बनाने नहीं है। तो ऐसा ऑनलाइन इंटरफेस होता है। देखिए इसमें रन का बटन दिख रहा है, जिसमें हम यहाँ पे कुछ कोड लिखने के बाद उसको रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, स्टॉप करेंगे। ऐसी यहाँ पे जब आप कंपनी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे एक सबमिट का बटन होगा, तो सबमिट कर देंगे आप रन करने के बाद, चेक करने के बाद। यहाँ पे देखिए हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको एग्जांपल दे दूँ। सबसे पहले सी लैंग्वेज आई थी, देखिए सी लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कोड लिखा हुआ है, ये स्टार स्टार यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब चलता नहीं है, ये सब कमेंट्स हैं ऐसी। तो ये इतना सा कोड लिखा हुआ है, ये कोड है जो क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे बाकी सब छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रिंट। तो ये प्रिंट करने की, सिर्फ प्रिंट ही कर रहा है, और प्रिंट करने के लिए उसने इतना सारा कोड लिखा हुआ है। और उसमें प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ एक बार, तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो देखेंगे। हाँ, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से अगर हम इसके बाद C++ आई थी, C++ देख लेते हैं। तो ये देखिए C++ लैंग्वेज, C++ का ये इतना कोड C++ का ही है। तो इसमें और C में कुछ खास अंतर नहीं रहा है, क्योंकि C का कोड भी ऐसा ही था, सेम C++ का कोड भी ऐसा ही है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो समझ में आता है कि आगे इसमें फंक्शनलिटी ऑब्जेक्ट्स की भी हो सकते हैं। ये देखिए अब अगर हम देखते हैं कि जावा लैंग्वेज का कोड, तो इसमें देखिए इतना कोड लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, इतना सारे कोड के बाद हो तो यही रहा है, सिस्टम आउट और फिर प्रिंट करना, प्रिंट ही है हेलो वर्ल्ड। सिर्फ हेलो वर्ल्ड के लिए इतना प्रोग्राम लिखा है इन्होंने। और सेकंड कुछ एरर आ गई है, मैं दोबारा ट्राई करते हैं एक बार रन करने की। और ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है इतने कोड के बाद। अब इतने कोड के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। अब हम देखते हैं पाइथन में जो हम सीख रहे हैं लैंग्वेज, इससे आपको देखिए समझ में भी आएगा कि पाइथन आखिर हम सीख क्यों रहे हैं। ये देखिए पाइथन का कोड, ये तो कमेंट्स हैं पूरे, कोड सिर्फ एक लाइन का है। तो प्रिंट करना है तो सिर्फ प्रिंट लिखो और ब्रैकेट में लिखो क्या प्रिंट करना है, बस बात ख़त्म, फालतू का झंझट नहीं ज़्यादा। तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो ये पावर है पाइथन की कि कम लाइन ऑफ कोड्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और हमको ज़्यादा झंझट भी नहीं है। उसमें हमें सीखना पड़ता है कि जो इतना कुछ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए आप देख रहे हैं क्लास, पब्लिक क्लास, मेन, ये सब क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक, वॉइड, पब्लिक, ये सब क्या है, स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, ये सब क्या है, ये सब सीखना पड़ता है हमको। लेकिन पाइथन में हमको ये सब नहीं सीखना है, हमको समझना है जब प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखो, क्या कीवर्ड लिख रहे हैं वो लिखो और प्रिंट कर दो, डन पे क्लिक करो। इसी तरीके से ये हम आगे पाइथन लैंग्वेज सीखेंगे दोस्तों। आगे हम इस प्रिंट फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी इंटरफेस पे हम पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे। हमको इंस्टॉल कुछ नहीं करना है आपको, आप ब्राउज़र में ऑनलाइन GBD खोल के इसमें ही हम लोग आप भी प्रोग्रामिंग कीजिए। थैंक यू गाइस।